आज हम थोड़ा पर्यावरण पर बात करेंगे, जो मुद्दा दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया के विमर्श से गायब हो चुका है। लगभग हर जगह सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें, सिर्फ समीकरणों की बात, लेकिन आज हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, आपके और हमारे भविष्य के लिए। लौट रहा हूं खास मेहमानों के लिए, मेहमानों के साथ आप देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल पॉल्यूशन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खुली आबो हवा में सांस लेना दूभर हो गया है, लेकिन हमें दम घोटू प्रदूषण की याद तब क्यों आती है जब इसे लेकर कोई रिपोर्ट सामने आती है, या जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होता है। हम सांसें 24 घंटे 365 दिन लेते हैं, तो हेल्दी एनवायरनमेंट की बात साल में एक दिन ही क्यों करते हैं? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की माने तो अकेले भारत में हर साल 21 लाख से अधिक लोगों की मौत प्रदूषण की चपेट में आने से हो जाती है। और तो और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के चलते बेमौसम बारिश, बढ़ती गर्मी और ठंड, सुनामी और बाढ़ की घटनाओं की भी एक बड़ी वजह प्रकृति और इंसान के बीच बढ़ता असंतुलन है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस है। यानी थीम का फोकस हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर केंद्रित है। फिलहाल पर्यावरण को बचाना है तो हमें पर्यावरण के सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा, उन उपायों को अपनाना होगा जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करते हैं। हम ग्रीन एनर्जी पर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वायु प्रदूषण का खतरा लगातार बना हुआ है। गाड़ियों के अलावा कल कारखाने, कचरा और धूल इसकी बड़ी वजह है। इसके खतरे को समझते हैं। खासकर वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों को सीधे प्रभावित करता है। सबसे घातक स्थिति लंग कैंसर की होती है। इसमें अस्थमा और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। सांस लेने की नली में संक्रमण के साथ आंखों और स्किन संबंधी बीमारी का भी खतरा होता है। हम विकास के नाम पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, बढ़ते शहरीकरण के चलते बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन क्या इसी अनुपात में पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं? शायद नहीं। तालाब, नदी, पोखरों को बचाने के लिए क्या वाकई गंभीर है? क्या सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन के इस्तेमाल को लेकर हम वाकई जागरूक हैं? शायद पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल के चलते बरसात के दिनों में नालों का चोक होना आम बात है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी। हम अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके साफ पानी की बर्बादी को रोककर भी पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जैसी गैसों के इस्तेमाल से बचना होगा, जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ओजोन परत के कमजोर होने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है और इससे स्किन कैंसर का खतरा होता है। तो फिर इन खतरों से बचना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ हैं, CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गुप्ता, ये इशू वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ भरा हुआ है, लेकिन मीडिया प्रायोरिटीज और ऑडियंस इंटरेस्ट की बात कई बार बार कही जाती है। अब हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो प्रायोरिटीज हैं एनवायरनमेंट को लेकर, वो कितनी हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कई लोग इसे इस तरह से भी देखते हैं कि साहब ये ऑडियंस के इंटरेस्ट का मुद्दा है ही नहीं और इसीलिए इसको शायद दिखाया ही नहीं जाता है। आप एक चिकित्सक हैं सर, आप एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, क्या वाकई में इस देश में पर्यावरण पर विचार विमर्श नहीं होना चाहिए या प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? लोगों के स्वास्थ्य पर इंपैक्ट जो पड़ रहा है उनकी अपने खान पान की आदतों की वजह से ही पड़ रहा है? प्रदूषण का, पर्यावरण का उससे कोई लेना देना नहीं, जो हम इसे मान ले कि एक दोयम दर्जे का विषय है? देखिए, पहले तो मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतने पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, इस समय सरकार बनने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली है, उसके बावजूद भी आपने इतना जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे देश के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे जनता के जो हित में मुद्दा है वो उसको उठाया। और अच्छी बात यह है कि जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लोग जागरूक नहीं है और इसीलिए शायद लोगों का जो इंटरेस्ट नहीं होता जब ऑडियंस का, तो इसलिए जो मीडिया वाले हैं वो TRP की दौड़ में इस तरह के मुद्दे उठाते ही नहीं है, बिकॉज उनको लगता है जनता का इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट क्रिएट करना उनका दायित्व नहीं बनता है। तो आइडली जो किसी भी
मीडिया का, किसी चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई मीडिया हो, उसका दायित्व यही है कि जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बिल्कुल ज्वलंत दिख नहीं रहे, बट अगर वो हमारे हेल्थ से लिंक्ड है, अगर हमारे स्वास्थ्य से लिंक्ड है, हमारे युवा लोगों के भविष्य से लिंक्ड है, तो उनको हमें जरूर दिखाना चाहिए। और मैं फिर बोलूंगा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। इसका रीजन ये है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, आपने अभी स्टोरी दिखाई है, एयर पोल्यूशन की बात करें तो इतनी सारी सीरियस प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इवन लंग कैंसर है, वो उसकी वजह से होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, और इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें जो अल्जीमर्स डिजीज है, डिमेंशिया है। अगर डाटा की बात करें तो आपने बताया भी 2 लाख लोगों की, 21 लाख लोगों की इंडिया में डेथ होती है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड डाटा करें, डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है 2022 में कहते हैं 7 से 8 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, मतलब जिन लोगों को 70-80 साल जीना चाहिए वो 50-60 की उम्र में या उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन ओनली। इसके अलावा एक्सपोजर टू पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग 51%, मतलब समझ रहे 1.5 गुना रिस्क बढ़ जाता है लंग कैंसर का। एम्बिएंट एयर पोल्यूशन की वजह से डायरेक्टली 4.2 मिलियन, मतलब 42 लाख डेथ होती है हर साल। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत सीरियस गंभीर बीमारियां जैसे कॉलरा है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, और उसके जो पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से गैस्ट्राइटिस है, बहुत सारे कैंसर्स हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चों में, बहुत सारे रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम, जब बच्चे नहीं पैदा होते हैं, डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते हैं, केमिकल एक्सपोजर की वजह होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अनसेफ पानी पीने की वजह से दुनिया में हर साल 5 लाख लोग डेथ हो जाती है डायरिया की वजह से। इसके अलावा हर साल जो लगभग 2 लाख, मतलब 1.8 बिलियन, मतलब लगभग 20 लोग, 1.8 बिलियन मतलब लगभग 200 लाख, 200 करोड़ लोग हो गए, ठीक है। तो 200 करोड़ लोग जो है वो पानी ऐसा पीते हैं जो कॉन्टामिनेटेड है, जिसमें फीसेस कॉन्टामिनेटेड, आप समझो, अफ्रीका है, एशिया है, ऐसे बहुत सारे गरीब देश हैं, 4 कंट्रीज में, जहाँ पे स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिला। मतलब 200 करोड़, मतलब हमारी आबादी से भी ज्यादा लोग ग्लोबली जो है जो साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं। अगर हम सॉइल कॉन्टेमिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे सॉइल में हैवी मेटल्स आते हैं, इनकी वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, जो हमारे लिवर किडनी डैमेज होना, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होना, कैंसर होना। क्लाइमेट चेंज का इस बार हम सबने देखा होगा, मैं फिर बताऊंगा, एक बार सुन जाइए मेरी बात। क्लाइमेट चेंज में पहली बार हीट वेव सबने, मुझे लगता है इस बार एहसास करिए, जब दिल्ली जैसे शहर में 52 से 53 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, तो हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हीट स्पैन क्या होता है, हीट वेव कैसी होती है, क्या ड्यूरेशन होती है, किस तरह फील करते हैं, क्या कितने लोगों की डेथ हो रही है, हम इंडिया में देख रहे हैं, तो ऐसा वर्ल्ड वाइड कितने लोग डेथ हो रहे हैं। तो ये सब डाटा जो दिखा रहा है एक्चुअली ये मुद्दा कितना ज्वलंत है, कितना अति आवश्यक, कितना संवेदनशील है, और इस पर मीडिया को, इवन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इवन हमारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, धर्मगुरु, जितने लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक, उन सबको आना चाहिए, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। जी, स्वाभाविक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कहीं राजनीति पर बात हो रही है और कहीं समीकरणों पर बात हो रही है, लेकिन इस बीच वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। कितनों को याद है कि आज पर्यावरण बचाने का दिन है, कम से कम उस पर विचार विमर्श करने का दिन है। इसलिए एक जिम्मेदारी निभाते हुए हमने सोचा कि इस मीडिया के राजनीतिक शोर शराबे के बीच में हम एक ऐसी मुद्दा लेकर आए जो दरअसल हमारे काम आने वाला है, आपके और हमारे, और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि देश की राजनीतिक पार्टियों से कौन पूछता है कि आप पर्यावरण की नीतियों पर आपका क्या राय है, पॉल्यूशन पर, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट पर आपका क्या टेक है। बहरहाल डॉक्टर गुप्ता, ये इग्नोरेंस जो हम लोगों की है सर, पॉलिसी लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पे, ये हमें कितनी भारी पड़ रही है, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं कि अगर इस देश में एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज को इग्नोर किया गया तो वो घूम फिर कर हमारे इकोनॉमी पर ही इंपैक्ट आएगी। 50 मर्तबा हमने इसको प्रूव करके भी दिखाया है कि कैसे ये अंततोगत्वा आपकी जीडीपी पर ही असर डालेगी और कैसे मासेस और पूरी की पूरा जो इकोनॉमी है वो उससे जुड़ा हुआ है। दीपक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाहे अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे, डाटा की बात कर रहे थे, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, इनसे मिलियंस ऑफ डेथ्स हो रही हैं ग्लोबली और लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है हर साल इंडिया में भी। और जो लाखों मृत्यु तो दिख रही है हम लोगों को, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज हो रही है, जिनको सीओपीडी, अस्थमा, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज हो रही है, जो कहीं ना कहीं जाके हमारे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बोझ बन जाते हैं। वो हमारा जीडीपी पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। वैसे भी हमारे जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर है वो दुनिया में सबसे कम, अगर हेल्थ की बात करते हैं, लगभग 2.5% है। अगर हम लोग विकसित देशों की बात करते हैं तो लगभग 10 से 15% लोग, जो देश हैं विकसित देश हैं, वो अपने जीडीपी का 10 से 15% खर्च करते हैं।
अगर हम WHO कहता है कि 5% कम से कम करना चाहिए, तो अगर आपका देश बीमारू हुआ, जैसे हम बहुत सारे राज्यों को नहीं बोलते थे इनकी इकोनॉमी को, वैसे बीमारू राज्य बोलते थे, ऐसे अगर आपका देश बीमारू है, मतलब उसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन है और वो डिजीज फ्री नहीं है, बहुत सारी डिजीज है, या यंगर एज में पॉपुलेशन को बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या वर्क एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, सिकनेस ज्यादा होगी, लीव्स ज्यादा होंगी, तो कहीं ना कहीं जितनी भी इंडस्ट्री है जहां वो काम कर रहे हैं वहां की प्रोडक्टिविटी कम होगी, वहां के आउटपुट कम होंगे, वहां का रेवेन्यू कम होगा, वहां का प्रॉफिट एबिटा, जिसपे लोग एक्चुअली कॉर्पोरेट जो समझता है, जो नंबर्स में बात करता है कि रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एबिटा कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, उसके बेस पे वो सारा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझाने की जरूरत है, चाहे वो ग्रीन जितने इनिशिएटिव्स हों, चाहे सेफ इनिशिएटिव हों, चाहे इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हों, इन सबका डायरेक्टली जो लिंक्ड है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट से ही है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, दोनों तरह से। तो अगर हम इस पे स्पेंड करते हैं, इस पे एक्सपेंडिचर, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं या इको फ्रेंडली बात कर रहे हैं सिस्टम की या एनवायरमेंट की, उस पर खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी प्रॉफिट में ही।